2014। एक आसान सा क्वेश्चन लेकिन डराने के लिए बड़ा सा स्ट्रक्चर। क्वेश्चन क्या है? आसान सा लेकिन डराने के लिए बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाया है। एनालाइज करिए। क्वेश्चन कह रहा है एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर shown below is fastest when। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, ये एक्स है दे रखा है और इसकी फास्टेस्ट केस में हो रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईथर। बोल भी रहा है भाई किसका कराना है? ईथर का। बस में आगे। और किसकी मौजूदगी में कराना है? एसिड की मौजूदगी में। बस में आगे। चलिए बता भाई कौन सी एसिड लेके चले? क्या हम सल्फ्यूरिक एसिड लेके चले या HX लेके चले? कौन सा एसिड लेके चले? HX। जब सब्स्टिट्यूशन पढ़ाया है तो सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में पढ़ाया है, HX की मौजूदगी में पढ़ाया है, HX। तो कौन सी एसिड लेके चलेंगे? HX। बस में आगे। तो HX को लेके चलोगे तो ये जो एसिड है वो कौन सी है? HX है। और जो HX है तो इसी पर्टिकुलर का लोन पेयर का यहाँ H के ऊपर अटैक करना है। अब कहानी के अंदर या तो किरदार SN1 का होगा या तो किरदार SN2 का होगा। बस में आगे। और सोचिएगा अगर इधर से तोड़ के कार्बोकैटायन बनाए तो क्या कार्बोकैटायन रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है? कर रहा है। हाँ, क्योंकि इस पॉजिटिव में इधर भी रेजोनेंस, इधर भी रेजोनेंस, इधर से भी रेजोनेंस। और जो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो कहानी SN1 है SN2 है? SN1 कराना है। तो इस R को इसने स्पेसिफाई नहीं किया कि भाई कौन सा लेना है, मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल कौन सा लेना है। इसलिए आपको इधर से ही सोचना है कि इधर से क्या हो सकता है। तो इधर से क्या हो सकता है? तो यहां से आपने अल्कोहल को निकाल दिया। और जो अल्कोहल को निकाल दिया, अब बोल भी रहा है कि यही R सिस्टम से निकल रहा है अल्कोहल के रूप में। देख रहा ना? मतलब गलती से बच्चा इधर से ना निकाल दे, इसलिए उसने स्पेसिफाई भी कर दिया कि जो अल्कोहल निकालना है वो इधर से ही निकालना है। और जो इधर से अल्कोहल निकाल दिया और अल्कोहल निकाल के जो कार्बोकैटायन बना दिया वो कार्बोकैटायन कुछ इस तरीके का बन गया। ये आपने कार्बोकैटायन बना दिए। अब इसी को लेते हुए क्वेश्चन को बनाया है। कैसे बनाया है समझिएगा। क्वेश्चन दे रहा है कि ठीक है फास्टेस्ट व्हेन। और जब फास्टेस्ट है तो इस कार्बोकैटायन को सबसे ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, सबसे कम स्टेबल होना चाहिए, सबसे ज्यादा स्टेबल। अब सोचिएगा इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दें तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी या इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दें तब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी? डोनेटिंग। ज्यादा स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग कर दें तब या वीक डोनेटिंग कर दें तब? कम डोनेशन कर दें तब या ज्यादा डोनेशन कर दें तब? ज्यादा। इसी को क्वेश्चन के रूप में बनाया है। कैसे बनाया है? वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई मिथाइल ग्रुप। मतलब अगर मैं इस फिनाइल को हटा देता हूं और इस फिनाइल को हटाकर अगर मैं मिथाइल को लगा देता हूं, ये वाला कार्बोकैटायन बना देता हूं। और ये सोचना है कि पहला वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है, दूसरा वाला, पहला वाला। क्यों? क्योंकि इतना रेजोनेंस था ही, अलोंग विद इधर भी रेजोनेंस है, लेकिन इधर रेजोनेंस है लेकिन इधर केवल हाइपर कंजुगेशन है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, कम स्टेबल है, मतलब इससे हमें फायदा नहीं मिलेगा, बल्कि इसके करने से स्लो हो जाएगा। दूसरा कह रहा है वन फिनाइल ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाई पैरामिथॉक्सी फिनाइल ग्रुप। और पैरामिथॉक्सी क्या होता है? पैरामिथॉक्सी होता है कि हमें मिथॉक्सी ग्रुप लगा देना है। तो यहां से तुमने जो कार्बोकैटायन बनाया, ये तो कार्बोकैटायन ऐसे बना दिया, लेकिन यहां जो तुमने बेंजीन लगा रखा है, इस बेंजीन में यहाँ OCH3 लगा दिया। अब ये OCH3 यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे तुम्हारा H लगा हुआ है, तो H हो गया रेफरेंस वैल्यू और OCH3 क्या हो गया? प्लस M से डोनेशन। क्यों? क्योंकि A डबल बॉन्ड BC के पास लोन पेयर, यहाँ पे निगेटिव पहुंच गया, A डबल बॉन्ड BC के पास निगेटिव यहाँ पहुंच गया और निगेटिव पॉजिटिव मिलकर क्या बना देगा? बॉन्ड। तो ऑर्थो पैरा पे सारा इफेक्ट मेटा पे केवल I। तो इसका मतलब पैरा पे अगर है तो प्लस M लगाना है। तो इसकी वजह से एडिशनल प्लस M मिल रहा है और इसमें केवल फिनाइल का प्लस M मिल रहा है। तो ज्यादा स्टेबिलिटी नीचे है, ज्यादा स्टेबिलिटी ऊपर है, मतलब इससे फायदा हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में क्या है? फास्टर नहीं बल्कि फास्टेस्ट। तो और भी कहानियां देखनी है। जो और भी कहानियां देखनी है, अब कह रहे हैं कि 2 फिनाइल ग्रुप्स आर रिप्लेस्ड विद 2 पैरामिथॉक्सी फिनाइल। मतलब पहले इसमें क्या कर रहा था? A का रिप्लेसमेंट कर रहा है, लेकिन इसमें क्या कर रहा है? 2 का रिप्लेसमेंट कर रहा है। और जब 2 का रिप्लेसमेंट कर रहा है तो कहानी के अंदर अब जो किरदार आ रहा है वो यहाँ भी CH3 है और यहाँ भी OCH3 है और ये वाला कार्बोकैटायन है। मतलब इसका भी प्लस M मिल रहा है, इसका भी प्लस M मिल रहा है, बस में आगे, और इसमें केवल A का प्लस M मिल रहा है।
तो ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इसका है या ज्यादा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इसका है? राइट वाले का। बस में आगे। और अगर ये ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन है तो इसकी तुलना अगर की जाए तो और ज्यादा स्टेबिलिटी क्रिएट कर रहा है इससे। तो ये हो गया फास्टर, ये हो गया फास्टेस्ट अभी इन दोनों में। अब जरा लास्ट देख लेते हैं। अब नो स्ट्रक्चरल चेंज इज मेड टू एक्स, मतलब कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे फिनाइल एक चाहे आप एक OCH3 लगाओ, चाहे 2 लगाओ, 3 लगाओ, कोई फर्क नहीं आएगा। क्या ये सही बोल रहा है गलत बोल रहा है? तुझे मार ही दे क्या आज? ये सारा का सारा कहानी कार्बोकेटायन स्टेबिलिटी पे पढ़ रहा है, और कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बनाने के बाद ये बोल रहा है कि ये चेंज नहीं ला रहा है। चेंज ला रहा है नहीं ला रहा है? ला रहा है ना। सारा खेल कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पे है। तो फास्टेस्ट जो आया वो फास्टेस्ट कहाँ आया? थर्ड में आया। तो आंसर कौन सा हो गया? सी। तो इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आपसे आईटी ने क्या क्या जानने की कोशिश किया? इस क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग आईटी आपसे जानने की कोशिश किया कि क्या आप बड़े से स्ट्रक्चर को देखकर डर रहे हो या कुछ करने की कोशिश कर रहे हो? तो डरना है करना है? करना है। दूसरा क्या करना है? क्या ऑन पेपर कार्बोकेटायन बना रहे हो या नहीं? ऑन पेपर कार्बोकेटायन बना रहे हो या नहीं? क्या आप मैकेनिज्म SN1 सोच रहे हो या मैकेनिज्म SN2 सोच रहे हो? बस में आगे। अगर आप SN1 सोच रहे हो तब तो कहानी ठीक है, लेकिन अगर कहानी SN2 सोच रहे हो तो हो सकता है स्टेरिक फैक्टर के चक्कर में कहीं ना कहीं उलझ जाओ। बस में आगे कि आप बल्क लगा रहे हो ना, इनडायरेक्टली बल्क लगा रहे हो, तो हो सकता है उसके चक्कर में उलझ जाओ। दूसरा, अगर आपका एसिड है तो यहां से भी क्लियर हो जाए ये क्या एलिमिनेशन है, सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है कि आपको मैंने पूछ लिया था कि ये या ये, लेकिन यहां से सिग्मा टूट रहा है, सिग्मा बन रहा है, रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन। तो इसका तो रिएक्शन तो सब्स्टिट्यूशन ही है। सिग्मा टूट रहा है, सिग्मा बन रहा है, रिएक्शन कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन है। और ईथर का सब्स्टिट्यूशन आप केवल और केवल एक ही रिएजेंट के थ्रू पढ़ते हो, वो रिएजेंट कौन सा है? HX। तो इसलिए आपसे बार बार कह रहे हैं कि चैप्टर कभी अल्काइल हैलाइड दिखे तो क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं? बहुत सारे। वीक न्यूक्लियोफाइल का पानी, मिथेनॉल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का हाइड्रोक्साइड, साइनाइड, C- ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोरे हाउस, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ठीक है, गिलमिन ये गैब्रियल थैलीमाइड अमीन सिंथेसिस, गिलमान रिएजेंट, साइनाइड, बहुत सारे हो सकते हैं। बस में आगे। जो चैप्टर अल्काइल हैलाइड है तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो ही कहानी में चैप्टर अल्कोहल है तो दो ही तरह के रिएजेंट हैं। HX मतलब सब्स्टिट्यूशन कराना है, सल्फ्यूरिक एसिड फॉस्फोरिक एसिड मतलब एलिमिनेशन कराना है। जो ही कहानी के अंदर आया ईथर, तो आपके लेवल में एक ही रिएजेंट है, एलिमिनेशन को पढ़ना नहीं है, पढ़ना क्या है? सब्स्टिट्यूशन। और सब्स्टिट्यूशन मतलब पढ़ना क्या है? HX का रिएक्शन। बस में आगे। तो एकदम फील आ जाना चाहिए कि हम कौन सा रिएक्शन करा रहे हैं। क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे पक्का? और आयुष सोच के बोला कर यार, क्यों गलती बार बार बोलता है? एक इंसान होता है जिसको एक बार समझा दो वो थोड़ा वक्त लेता है, लेकिन तू तो वक्त लेने के लिए एकदम कसम खा रखा है कि गलत ही बोलेंगे। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेजन पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए। इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शन को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट एनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए।
और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे ये पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिग्रीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से लेना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है एक प्रॉपर तरीके से, एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट डेप्थ बढ़ेगा।